नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एनडीए सरकार बर्खास्त कर सकता है। 76 सांसदों पर फंसेगी सरकार। अब बड़ी प्राथमिकता से यह बात करनी पड़ेगी और यह चर्चा भी अब करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त आज जो सुप्रीम कोर्ट का ताजा खबर आया, वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उसमें तब्दील हो गया, जिस तरह से नोटिस जारी हुआ है सरकार को, तो फिर मोदी सरकार के लिए नई संकट पैदा हो जाएगी। फिर इस सरकार को बचा पाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि मोदी सरकार को और चुनाव आयोग को जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, उसका पर्पज कई सारे हैं, क्योंकि संविधान का उल्लंघन कई कानूनों में हुआ है, जो प्रमुख रूप से मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के भी, और दूसरा, चुनाव आयोग कुछ भी करे तो उसके ऊपर कोई केस दायर नहीं होगा। इन दोनों चीजों के लिए नोटिस जारी हुआ है। अब ऐसे में 76 सांसदों पर संदेह है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, वाराणसी की सीट। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडीआर का पिटीशन है। इसलिए भी इस नोटिस से उसका संबंध है, उस पिटीशन का, क्योंकि उस पिटीशन में यह दिया गया है कि 76 लोकसभा की सीटें, और कहां कहां की वह सीटें हैं उसका भी जिक्र किया गया, और उसमें बड़ी प्राथमिकता से यह दिया गया है कि चुनाव आयोग के हेराफेरी से यह 76 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। उन 76 सीटों को मिला करके 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में लाई है। अगर उन 76 सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला होगा तो 76 सीटें 240 में माइनस हो जाएगी। 240 में 76 माइनस होगी तो आप दर्शक यह समझ सकते हैं कि 260, 160, 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास बचेगी, यानी कि ऐसे में सरकार गिर जाएगी मोदी की। पहला रीजन। और दूसरा रीजन जो बड़ी महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह दलील दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते करते तो बहुत वक्त लगा देता है, उस पर स्टे मांगा गया, लेकिन स्टे सुप्रीम कोर्ट ने न देकर के कहा कि पहले हम जवाब मांगेंगे नोटिस देकर के, उसके बाद स्टे पर चर्चा करेंगे। अब इस पर जिरह के वक्त जो चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत इस वक्त जो मौजूद हैं, इनका कार्यकाल पूरा 1.5 से 2 साल का है। 29 के आसपास तक यह रहेंगे। अब सूर्यकांत का पलड़ा हमेशा सरकार की तरफ झुका रहा है अभी तक। सीजीआई बनने के पहले तो बहुत ज्यादा झुका था, लेकिन सीजीआई बनने के बाद भी कुछ न कुछ झुका हुआ है, क्योंकि किस तरह कानून मंत्री के साथ में और किरण रिजिजू के साथ में सीजीआई बैडमिंटन खेलते नजर आए, नरेंद्र मोदी सीजीआई के घर में आरती करते नजर आए, तो यह सारी चीजें जो थी वह बहुत कुछ इशारा करती है, क्योंकि कभी भी सीजीआई और प्रधानमंत्री की मुलाकात ऐसे नहीं हुई। मुलाकात अगर हुई तो राष्ट्रपति या कोई ऐसे संवैधानिक कार्यक्रम में कि जहां वह हर संविधान पर बैठे हुए लोग आते हैं, वैसे में हुआ। ऐसे कभी नहीं। नरेंद्र मोदी ने वह परंपरा तोड़ दिया, नरेंद्र मोदी ने वह परंपरा तोड़ दिया, इसीलिए सवाल बहुत ज्यादा खड़ा होता है। लेकिन दूसरा सवाल जो बड़ी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के घर जो बोरी भर भर के पैसे मिले हैं पिछले दिनों, वह भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर यह पैसे कहां से आते हैं, यानी कि सरकार के पक्ष में काम करते हैं या सरकार का कोई नुमाइंदा है उसके पक्ष में काम करते हैं, जिससे ये पैसे आते हैं। यह सवाल लगातार उठते रहे, सबूत भी और तथ्य बहुत सारे मिलते रहे, लेकिन नजरअंदाज उसे हुआ। लेकिन अब जो नोटिस जारी हुआ है इस सरकार के ऊपर,
तो 76 सांसदों पर अगर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट में अगर होती है, 76 सांसदों पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है तो सरकार गिरनी तय है, क्योंकि उन 76 सांसदों को धोखाधड़ी से और गलत तरीके से जिताया गया है। यह एडीआर का आरोप है, इसीलिए पिटीशन दिया गया है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आज जो नोटिस जारी किया चुनाव आयोग और इस पर सरकार पर, वह बड़ी अहम है। इसलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आ जाता है तो एनडीए सरकार बर्खास्त कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अब इसे ध्यान से आप समझिए, ना समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड करके एक बार कार्यक्रम को जरूर देख लीजिएगा। अब राजीव कुमार ज्ञानेश कुमार के पहले थे। राजीव कुमार के ऊपर कई सारे आरोप लगे, हरियाणा का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, लेकिन मुख्य रूप से महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर यह बड़ी अहम रहा। हालांकि अहम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी रहा, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में वह हर परंपरा को तोड़ दिया गया। हरियाणा के अंदर 25,44,000 फर्जी वोट और महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 1 करोड़ फर्जी वोट। यह मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में यह आरोप लगाया है। लेकिन जो राजीव कुमार ज्ञानेश कुमार के पहले से दिल्ली के अंदर भी बहुत कुछ हेराफेरी हुई है। दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीती है, बहुत उसमें चुनाव में मतदाता सूची के अंदर हेराफेरियां हुई हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, आरोप बहुत लगे लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुई। अब राजीव कुमार जो काम करके गए हैं, 25,44,000 जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया कि फर्जी मतदान पड़े, वह फर्जी मतदान न पड़ते तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाती हरियाणा के अंदर। पहली चीज जो राजीव कुमार करके गए, और महाराष्ट्र के अंदर 1 करोड़ वोट तकरीबन फर्जी पड़े हैं, यह राहुल गांधी का आरोप है। क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद 1 करोड़ वोट पड़े हैं, यह सवालों के घेरे में है। उसके बाद 8.5% 2 दिनों में वोट प्रतिशत बढ़ाया है चुनाव आयोग। उस समय राजीव कुमार थे। तो अब राजीव कुमार यह सब करके चले गए, सबूत मिल जाए, सब कुछ हो जाए तो राजीव कुमार के ऊपर केस नहीं फाइल हो सकता, और इसका संविधान कोई हक नहीं देता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने यह कानून बना दिया अपने मर्जी से। उस वक्त 146 सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। पहली बार इतिहास में 146 सांसद लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित करके किसी कानून को पास किया गया। कई सारे ऐसे कानून पास किए गए जो यह बहुत कुछ चौंकाने वाला था। अब दूसरा पहलू इसका आप दर्शक ध्यान से समझिए। अब राहुल गांधी का यह कहना था कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, अगर सत्ता बदली, कभी तो सत्ता बदलेगी तो कानून कार्रवाई जरूर करेगा, और नरेंद्र मोदी ने कानून बदल दिया। अब ज्ञानेश कुमार आए हैं, ज्ञानेश कुमार जो काम कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार एसआईआर कर रहे हैं और करोड़ों मतदाताओं के नाम काट दे रहे हैं। जो घर से कमाने गए हैं उनको बोल देते हैं कि शिफ्ट हो गया, वो तो उसका नाम ही काट दे रहे हैं। जो जिंदा है उनका नाम काट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मृतक है, और यह सारे वोट विपक्ष के काटे जा रहे हैं। यानी कि एक पक्षी जिस चुनाव आयोग का काम जोड़ना था वह काट रहा है और पूछ रहा है कि नागरिकता साबित करो, जबकि नागरिकता साबित करना और पूछना चुनाव आयोग का काम नहीं, गृह मंत्रालय का काम है। अब ऐसे में चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार भी फंस गए हैं। लेकिन राजीव कुमार के वक्त ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त और एक और थे चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त नरेंद्र मोदी ने अपने हिसाब से चुन लिया और ज्ञानेश कुमार को भी चुन लिया। अब ऐसे में वह कानून पारदर्शित नहीं है, कानून पारदर्शित नहीं है, और नरेंद्र मोदी चुनाव वह तो सुनवाई होनी ही है। लेकिन ज्ञानेश कुमार जो गलतियां कर रहे हैं, इनके ऊपर क्यों ना कानूनी कार्रवाई की जाए, और राजीव कुमार जो करके चले गए उनके ऊपर क्यों ना केस चले, इसके लिए नोटिस दिया गया है। अब संविधान का जो हवाला दिया गया, अब इसे आप 2 तरह से समझिए जो बड़ी महत्वपूर्ण है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025, आप दर्शकों को याद है ना, वक्फ बोर्ड के अंदर सरकार अपने लोगों को
डालना चाहती थी और अपना बहुमत लेकर के जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रही थी, जो हर राज्य सरकार है, जहां जहां भाजपा की सरकार है, हर जगह पैमाइश शुरू हो गई थी वक्फ बोर्ड का। अब उसी तरह इस कानून के अंदर भी कि इसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, यह भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कुछ भी करे, जीते हुए विपक्ष के प्रत्याशी को हरा दे और भाजपा के प्रत्याशी को, हारे हुए प्रत्याशी को जिता दे, लेकिन इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। इस बात की इजाजत संविधान नहीं देता है, सरकार को भी, पार्लियामेंट को भी इजाजत नहीं देता है यह कानून बनाने का। यह संविधान के मूल ढांचा जो है संविधान का, उसका अपमान है। मूल ढांचे से ऊपर जाकर के नरेंद्र मोदी ने यह कार्य किया है, पहला पहलू। और दूसरा, संविधान जो है वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए एक समान है। लेकिन अब जो राष्ट्रपति के लिए भी ऐसे कानून बनाने की इजाजत संविधान में नहीं है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है उनके लिए भी नहीं है, और न्यायाधीश जो सीजीआई है हमारे देश के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें नाम मत लीजिए कौन है, कोई भी उस पद पर बैठा हुआ हो, इन तीनों, यह तीन सबसे बड़े ओहदे पर हमारे देश में है, इसके बाद कोई भी है, तो इनके लिए जब वैसा कानून बनाने का संविधान हक नहीं देता है और संविधान में वैसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो इनके लिए केस न किया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई न किया जाए, ऐसा कोई नहीं है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी संविधान के अनुसार, तो चुनाव आयोग इससे ऊपर कैसे चला गया? यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि चुनाव आयोग के लिए क्यों यह कानून पारित किया गया और बगैर चर्चा का, संविधान का उल्लंघन करके। जो चीज राष्ट्रपति सर्वप्रथम व्यक्ति है इस देश का, तो उससे ऊपर और प्रधानमंत्री से ऊपर, न्यायपालिका से ऊपर कैसे चुनाव आयोग हो गया है? यहां पर सरकार फंस गई है, यहां पर सरकार फंस गई है। और यहां पर जब सरकार फंसी है तो सरकार औधे मुंह गिरी है। सरकार को अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे ना करे। अब नोटिस जारी हो गया है, नोटिस का जवाब देना है, क्योंकि संविधान हक नहीं देता। जैसे संविधान के का उल्लंघन करके वक्फ बोर्ड कानून संशोधन 2025 पास कराया गया था सामदंड भेदभाव से, अब इस कानून को बिना चर्चा कराया गया, तो इस पर भी रोक लगेगा। और यह रोक होते राजीव कुमार, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पहले थे, वह आ जाएंगे कटघरे में और उनके ऊपर केस फाइल हो जाएगा। दूसरी चीज, राजीव कुमार जो एसआईआर के तहत लोगों का नाम काट रहे हैं, यह तुरंत कटघरे में कार्यरत रहते हुए यह कटघरे में आ जाएंगे और इन्हें जेल हो सकती है। अब नरेंद्र मोदी सरकार यहां पर बहुत बुरी तरह से फंस गई। सुप्रीम कोर्ट का यह नोटिस जारी करना, मतलब आप यह कह सकते हैं कि विपक्ष को बहुत बड़ा राहत, इसे कह सकते हैं देश के लोकतंत्र को एक बहुत बड़ा राहत इससे मिला है। आप यह सोच सकते हैं, यह मान सकते हैं। अब दूसरे पहलू, अगर यह काम हो गया तो राजीव कुमार पर केस चलेगा, क्रिमिनल केस चलेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत धांधली करके सरकार को बनाया है। विपक्ष की सरकार आ रही थी, उन्होंने भाजपा की सरकार बना दी, वो फंस जाएंगे। नरेंद्र मोदी की स्वयं की वाराणसी सीट कटघरे में आ जा करके खड़ी हो जाएगी, उनकी सांसदी जा सकती है, ऐसे सांसदी गई तो वह कुर्सी से गए। यानी कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, इस 1.5 साल के कार्यकाल पर भारी पड़ गए। 10 साल पर 1.5 साल भारी पड़ गया। 1.5 साल में इनके सारे काली चिट्ठी खुल करके आए। और दूसरी चीज, ऐसा कानून बनाने का तात्पर्य और मतलब यह है कि चुनाव आयोग से जरूर गलत काम कराया जा रहा था। अगर गलत काम नहीं कराना था तो ऐसा कानून क्यों बनाया गया चुनाव आयोग के लिए कि कोई कार्रवाई आपके पास ऊपर नहीं होगी, कोई आपके आरोप नहीं लगा सकता, कोई आरोप लगाते रहे, गाना गाते रहे, अपना वो धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन आपको कोई आपके पास जाएगा नहीं, एफआईआर दर्ज आपके नाम से नहीं होगा। यह क्यों? क्योंकि उससे कुछ खास काम कराना था, इसके लिए यह किया गया। अब
इस कानून पर रोक लगने के बाद ज्ञानेश कुमार के अंदर भी डर हो जाएगा कि भाई हमारे ऊपर तो कार्रवाई हो जाएगी, यह सरकार चली गई तो दूसरी सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई कर देगी, तो फिर जेल जाने का डर होगा। जब जेल जाने का डर होगा तो वह काम नहीं करेगा। तो अब ऐसे में सरकार और चुनाव आयोग दोनों फंस गए। अब ज्ञानेश कुमार के पहले जो राजीव कुमार थे, जहां वह होंगे वह भी डर रहे होंगे कि अगर इस पर हो गया, और संविधान का उल्लंघन है। अब जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत, यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते हुए भी पक्षपात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संविधान के ऊपर सूर्यकांत भी नहीं है, यह भी है। और इस वक्त सूर्यकांत की अग्नि परीक्षा है कि न्याय करना है या सरकार के साथ खड़ा होना है। सरकार के साथ खड़ा होना है तो न्यायपालिका में ताला लगा दो आप, फिर न्याय की कोई बात ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं होगा। और अगर संविधान को और न्याय के लिए बैठे हैं तो फिर इस कानून पर रोक लगाना पड़ेगा, और इस कानून पर रोक लगते ही कई चीजें एक साथ उभर जाएंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का कानून कटघरे में आ जाएगा। राजीव कुमार जो इनके पहले रिटायर हो चुके हैं, वह तुरंत जेल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उनके ऊपर केस फाइल हो, सुनवाई शुरू हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगा, केस पिटीशन फाइल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुनवाई करना पड़ेगा। उसमें वह निष्पक्ष पाए नहीं जाएंगे, उनको बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे, वह जवाब दे नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे, सबूत मिल जाएंगे। राहुल गांधी ने सबूत इकट्ठा कर रखे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को दिखाया भी है, दुनिया को दिखाया है। राजीव कुमार चले जाएंगे, ज्ञानेश कुमार जो एसआईआर कर रहे हैं, करोड़ों लोगों के नाम काट रहे हैं और वह जीवित लोग हैं, सब सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर के करोड़ों लोग खड़ा हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को क्या ना कि उस पर फैसला देना पड़ेगा, ज्ञानेश कुमार को जेल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के ऊपर स्पेशल कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि आपने ऐसा क्यों किया, प्रधानमंत्री रह करके आपने उस गरिमा को का नाजायज फायदा क्यों उठाया, नहीं उठा सकता कोई। तो ऐसे में यह सरकार बहुत बुरी तरह से अब फंस गई है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब न्यायपालिका निष्पक्ष अगर इस पर देता है या कि नहीं। लेकिन एक बार इस पर सुनवाई शुरू हो गई है तो सीजीआई अगर चले गए, नहीं फैसला दिया, दूसरा सीजीआई जो आएगा, 5 जज के बेंच ने अगर नहीं किया तो 7 जजों के बेंच की मांग होगी और इस पर चर्चा जरूर होगी आज या कल। 7 जजों से नहीं हुआ तो 9 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी और फैसला देना पड़ेगा संवैधानिक तौर पर। यानी कि बचने वाला कोई नहीं है, सरकार के लिए उल्टा पड़ गया, अब फंस गई है संविधान पर। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत परेशान है। मोदी साहब क्यों परेशान है? अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, वह भी इस पचड़े में फंसेंगे। वह भी आकर के अभी एक दिन पहले क्या कह रहे थे कि युवाओं के अंदर आग जगाना है, क्या ना कि बदला लेना है हमें। किससे बदला लेंगे आप? किससे? 200 साल पहले मुस्लिमों ने किया था, गुलाम बनाया था देश को, उससे बदला कहां है वह? आज जो हमारे देश के नागरिक हैं वह अल्पसंख्यक, उनको निशाना बना रहे हैं। यह लोग भड़का रहे थे। अगर कुछ हुआ देश में और कोई विद्रोह भड़का तो उसके जिम्मेदार अजीत डोभाल होंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। इन लोगों की सबकी होश उड़े हुए हैं और इन लोगों को अब डर लग गया है कि आने वाला वक्त जेल के दरवाजे हमारे लिए खुल सकते हैं, क्योंकि रास्ता इन लोगों को नजर आ गया है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।